चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको इतिहास के बारे में बता रहे थे और बताया था कि हमारा इतिहास कैसे शुरू हुआ और फिर एक-एक करके इतिहास पर एक कैलेंडर बनाया था और उसी पर कैलेंडर पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे क्रमशः, जिसमें सबसे पहले बताया कि जो इतिहास की शुरुआत होती है, कैसे मानव का विकास हुआ, फिर उसके बाद इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक, फिर उत्तर वैदिक और उसी के बाद बताया कि साम्राज्यों की शुरुआत होती है और पहला जो एम्पायर बना भारत का, मगध साम्राज्य बना। फिर उसके बाद मौर्य आते हैं और मौर्यों के बाद इतिहास कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा। फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य बड़ा सा है, गुप्तों के बाद हर्षवर्धन की कहानी आपको समझाई थी और बताया था कि हर्षवर्धन के बाद भारत और कई सारे राजनीतिक टुकड़ों में टूटा और 600 से 1200 तक का जो इतिहास था हमारे भारतीय इतिहास का, वो बिल्कुल राजनीतिक संघर्षों का इतिहास था। राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। ढेर सारे छोटे छोटे राजपूत राजा थे और ये सब आपस में लगातार संघर्ष करते रहते थे और इनके आपसी संघर्षों की वजह से आपस में जो इन्होंने स्ट्रगल किया, इनके आपसी संघर्षों की वजह से प्रेरणा मिली बाहरी हमलावरों को। बाहरी हमलावर में आपको बताया था कि अब इस बार कौन आ रहे थे, मुसलमान आ रहे थे। मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो चुका था। पहले आपको बताया था कि जो बाहरी आक्रमणकारी आते थे तो बाहर तक ही रह के चले आ रहे थे, लेकिन अब क्या था कि छोटे छोटे राजा थे, सब में आपसी संघर्ष हुआ करते थे, तो इसकी वजह से अब बाहरी हमलावर आने शुरू हो जाते हैं। और इस बार जो बाहरी आक्रमणकारी आए भारत में, वो आए मुसलमान। और मुसलमानों में भी कौन से मुसलमान, जैसे आपको बताया था कि इस्लाम की जो स्थापना हुई थी वो मक्का मदीना में हुई थी। मक्का मदीना दोनों अरब में पड़ता है, तो सबसे पहले जो मुसलमान भारत में आए वो कौन आए थे, अरबी मुसलमान आए थे। ठीक है, तो लिख सकते हैं अरब आक्रमण, अरब इन्वेजन। तो भारत पर कौन से मुसलमानों का आक्रमण हुआ, अरबों का। तो सबसे पहले कौन से मुसलमान आते हैं भारत में, अरब, अरब आक्रमणकारी। ठीक, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, मुस्लिम आक्रमण, मुसलमानों का आक्रमण। तो मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले जो भारत पर आक्रमणकारी आए थे वो कौन आए थे, अरब आए थे। और ध्यान रखेंगे इस्लाम की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, सऊदी अरब में हुई थी, अरब में हुई थी, तो इसीलिए सबसे पहले वहीं से आक्रमणकारी आना शुरू हुए। और अरबों में जो सबसे पहला आक्रमणकारी आया था, लिख सकते हैं 712 ईस्वी, 712 AD, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और इसी ने भारत पर आक्रमण किया सबसे पहले। और ये कहाँ से आया था, अरब था। तो ध्यान रखेंगे मुसलमानों में भी सबसे पहले मुसलमान कौन से आए थे भारत में, अरबी मुसलमान आए थे। और अरबों में भी सबसे पहले कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम। ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया, हालांकि ये भी बहुत अंदर तक नहीं आ पाया था, ये बस केवल किनारे वाले हिस्सों तक आया था और सिंध तक आके फिर वहां से वापस लौट गया। ये एक कुछ खास चीज़ों के लिए जाना जाता है। इसी के बाद से भारत में ऊँट का पालन, खजूर की खेती, ये सब शुरू हो गई। सबसे खास बात जो इसका शासनकाल जाना जाता है कि ये इसने भारत में एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था। जैसे इस्लाम धर्म में जो अपने इस्लामिक टैक्सेस माने जाते हैं, इस्लामिक कर माने जाते हैं, तो उसमें से 4 प्रमुख कर हैं, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। तो भारत में जजिया लगाने वाला सबसे पहला सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। लिख सकते हैं पहला सुल्तान जिसने भारत में क्या लगाया, जजिया। तो जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। अब इसने जो जजिया लगाया भारत में, जो जजिया होता था, जजिया क्या था, एक प्रकार का टैक्स था, कर था। जजिया क्या हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था। और ये जो जजिया टैक्स इसने लगाया, तो जजिया होता क्या था, जैसे उस समय नया नया अभी इस्लाम का उद्भव हो रहा था, इस्लाम का विस्तार हो रहा था, तो इन सबों ने क्या किया था कि एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था कि जहाँ कहीं भी मुस्लिम राज्य होगा, मुस्लिम राज्य का मतलब कि जहाँ क्या शासक यानी राजा क्या होगा, मुसलमान होगा, और उस क्षेत्र में अगर कोई गैर मुसलमान रह रहा है, यानी मुस्लिम राज्य में अगर कोई गैर मुसलमान रह रहा है, तो उसको वो लोग कहते थे जिम्मी। क्या बोलते थे, जिम्मी। तो जिम्मी क्या होते थे, मुस्लिम राज्य के गैर मुसलमान। लिख सकते हैं इस बात को कि मुस्लिम राज्य के गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता था, जिम्मी कहा जाता था, नॉन मुस्लिम ऑफ मुस्लिम एम्पायर। तो मुस्लिम राज्य के गैर मुसलमान क्या कहलाते थे, जिम्मी कहलाते थे। मुस्लिम राज्य का गैर मुसलमान यानी अगर वहाँ का राजा मुसलमान है और वहाँ पर कोई व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बुलाते थे, ये जिम्मी।
तो जो जिम्मी लोग होते थे, इन जिम्मियों की अनिवार्य शर्त होती थी कि जो जिम्मी लोग होते थे उनको अनिवार्य रूप से सेना में शामिल होना ही होना होता था, यानी उन्हें सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अगर जिम्मी सैनिक सेवा नहीं देना चाहता तो फिर उसको क्या देना पड़ता, जजिया देना पड़ता। यानी अगर आप सेना में शामिल हो गए हैं, सैनिक सेवा दे रहे हैं, तो आपको जजिया देने की जरूरत नहीं थी। यानी जो जजिया था ये जिम्मियों से अनिवार्य सैनिक सेवा के बदले वसूला जाता था। लिख सकते हैं जजिया के बारे में कि जजिया किससे वसूला जाता था, जिम्मियों से अनिवार्य सैनिक सेवा के बदले। तो जजिया जिम्मियों से अनिवार्य सैनिक सेवा के बदले में वसूला जाने वाला कर माना जाता है जजिया। जिम्मियों से अनिवार्य सैनिक सेवा के बदले, तो जिम्मियों से अनिवार्य सैनिक सेवा के बदले में कौन सा टैक्स वसूला जाता था, अब ये जो जजिया टैक्स था इसमें बहुत सारी चीजें थी, खैर हम लोग बस जजिया तक ही सीमित रहते हैं। तो आपसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछेंगे कि जजिया सबसे पहले किसने लगाया था, तो आप क्या बताएंगे किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से था, अरब से था, ये अरब आक्रमणकारी था। अरबों के बाद जो हमला भारत में शुरू हुआ वो तुर्कों का हुआ। अरबों के बाद कौन आगे, लिख सकते हैं तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क इन्वेडर्स। यानी मुसलमानों में ध्यान रखिए सबसे पहले कौन आए थे, अरब। अरबों के बाद दूसरे नंबर पर आए थे तुर्क। तुर्कों में भी जो प्रमुख नाम है, तुर्कों में भी कई सारे आक्रमणकारी थे। जो सबसे प्रमुख नाम है तुर्कों में, सबसे प्रमुख शासक जो हमें दिखाई देता है, एक दिखाई देता है महमूद गजनबी। कौन था, महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी कैसा था, तुर्क आक्रमणकारी था, तुर्क लुटेरा था। महमूद गजनबी ने कई बार भारत पर आक्रमण किए, कई सारे हमले हुए थे महमूद गजनबी के। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण का था वो कब था, 1025, कहीं कहीं 1026 मिलता है। आपने सुना होगा सोमनाथ का मंदिर इसने लूटा था। तो सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ था, 1025 या 1026, और वो किसने आक्रमण किया था, महमूद गजनबी ने। ये जो सोमनाथ पर हमला किया महमूद गजनबी ने, तो इस सोमनाथ की जो इसकी लूट थी बहुत तगड़ी लूट थी। सोमनाथ के मंदिर से इसे बहुत ज्यादा धन दौलत हाथ लगा था। सोचिए, कहा जाता है कि इतना ज्यादा इसको धन दौलत इसके हाथ लगा था कि लगभग 900 ऊंटों पर वो लाद के लेके गया था। इतना ज्यादा पैसा लेके गया कि अगले 3 साल तक इसने गजनी की जनता, जहाँ का ये शासक था, गजनी की जनता से कोई टैक्स इसने नहीं वसूला। 3 साल तक जनता को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया। और इतना ज्यादा इसको पैसा मिल चुका था कि दोबारा इसको भारत आने की जरूरत नहीं थी, दोबारा इसको भारत आने की नौबत नहीं थी। लेकिन जब ये वापस जा रहा था लूटपाट करके, तो रास्तों में भरतपुर के आसपास जाटों ने इसको बहुत परेशान किया था। तो उस समय तो धन दौलत ज्यादा था, तो उस समय तो लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता था। तो वो धन दौलत लेके गया, गजनी रखा, और खाली जाटों को पीटने के लिए दोबारा एक बार वापस आया 1027 में। उसके बाद जाटों को पीट पाट के चला गया, दोबारा वो नहीं आया, खाली जाटों को सबक सिखाने के लिए आया था। ठीक है, तो सोमनाथ का आक्रमण ही उसका आखिरी आक्रमण होता, अगर जाटों ने परेशान नहीं किया होता, दोबारा फिर से जाटों को पीटने के लिए पीट पाट के फिर वापस चला गया। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध सोमनाथ का हमला किसने किया था, महमूद गजनबी ने किया था। इसी महमूद गजनबी के दरबार में कई सारे अरबी फारसी के बड़े बड़े विद्वान माने जाते हैं कि इसके दरबार में रहा करते थे। तो इसके दरबार में एक बड़ा फेमस कवि हुआ करता था, फिरदौसी। लिख सकते हैं नाम कि महमूद गजनबी के दरबार में कौन रहता था, फिरदौसी। तो जो फिरदौसी था, इस फिरदौसी ने किताब लिखी थी, फिरदौसी की किताब का नाम लिख लीजिए, शाहनामा। तो फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, शाहनामा। तो शाहनामा किस लेखक की किताब मानी जाती है, फिरदौसी की, बड़ी फेमस किताब है शाहनामा। एक और इसके समय का एक बड़ा फेमस राइटर था अल बरूनी। अल बरूनी, तो अल बरूनी जो था, अल बरूनी की किताब तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, किताब उल हिंद। तो किताबुल हिंद किसने लिखी थी, अल बरूनी ने लिखी थी। तो ध्यान रखेंगे, फिर दो और भी कई सारे लेखक थे जो सबसे प्रमुख थे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बस वही मेन मेन फैक्ट आपको बताते चल रहे हैं कि फिरदौसी की किताब कौन सी मानी जाती है, शाहनामा। और अल बरूनी की किताब कौन सी थी, किताब उल हिंद। कहीं कहीं तहकीक हिंद मिलता है, एक्चुअली अरबी फारसी का डिफरेंस आता है। तो ये सब अपने समय के सबसे बड़े बड़े विद्वान माने जाते हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। अल बरूनी काफ़ी सारे विषयों का जानकार था। आपको बताया था पहला मुस्लिम इतिहासकार था या मुस्लिम जानकार था जिसने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, ज्योतिष का अध्ययन किया। और भारतीय भाषाओं और संस्कृत का खास तौर पर इसने स्टडी की थी, किसने, अल बरूनी। ठीक,
इसके बाद एक और तुर्क आक्रमणकारी था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। अगला नाम लिख लीजिए, कौन था आक्रमणकारियों में? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी भी कैसा आक्रमणकारी था? तुर्क था, मोहम्मद गोरी। तो जो मोहम्मद गोरी था, इसने कहा जाता है कि कई बार आपने सुना होगा 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया और कई बार इसने हमले किया। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनका जो मुस्लिम आक्रमणकारी लोग जो भारत पर आक्रमण करते थे, तो ऐसा नहीं होता था कि हर हमले में ये लोग जीत ही जाते थे, सब हार भी जाते थे। लेकिन इन सबों के ऊपर हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे गीता में कहा गया ना, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। तो ये भाई लोग पक्के कर्मयोगी हुआ करते थे, मन लगा के सब लूटपाट करते थे, प्योर लुटेरे थे ये सब। जीत जाते थे तो बहुत चौड़े होकर नहीं घूमते थे, हार जाते तो बैठ के रोते भी नहीं थे फ्रस्ट्रेट होकर। जैसे हमारे राजा थे तो जीत के बहुत चौड़े होकर घूमते थे, इन सबों को फर्क नहीं पड़ता था। जीते चाहे हारे, लूटपाट का इनका कर्म है तो मन लगा के लूटपाट करते थे। तो कई बार ये सब झटके में हार भी जाते थे, लेकिन इन सबों के ऊपर हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी सबसे प्रसिद्ध हार थी, ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत समझिएगा कि इनका जो हमला हुआ तो हमेशा ये सब जीत जाते थे, हार भी जाते थे। इसका जो सबसे फेमस हार हुआ था कि जैसे जब महमूद गजनवी आया था तो सोमनाथ का मंदिर लूटा था, तो सोमनाथ के मंदिर में खूब धन दौलत उसको हाथ लगा था। कहा जाता है, बताया ना कि 900 ऊँटों पर लाद के लेके गया था। तो जब गोरी आया तो गोरी को भी बताया गया कि चचा आए तो तुम्हारे इनको बहुत सारा धन दौलत लगा था। तो गोरी ने भी सीधा रूट पकड़ लिया गुजरात का। लेकिन जब तक गोरी गुजरात पहुंचता तब तक गुजरात की राजनीति बदल चुकी थी। 1178 में जब गोरी गुजरात पहुंचा हमला करने के लिए, तो वहां पर गुजरात के शासक चालुक्य वंश के राजा हुआ करते थे भीम द्वितीय। भीम द्वितीय नाम के ही नहीं, काम के भी भीम थे। उन्होंने गोरी को बढ़िया से धो दिया, इतना तबीयत से धोया कि गोरी दोबारा पलट के गुजरात गया ही नहीं। एक ही राउंड में मन प्रसन्न हो गया उसका। इवन जब बाद में इन सबों की भारत विजय भी हो गई, तो भी जब गुजरात अभियान को भेजा जाना था तो ये खुद नहीं गए थे, अपने सिपह सालारों को भेजा था। तो जब हारो जाते तो बहुत लोड ये सब नहीं लेते थे, छोड़ दो जान, कहीं और देखेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसकी 1178 1178 इसकी जो सबसे प्रसिद्ध हार हुई थी, लिख लीजिए 1178 गुजरात का युद्ध, बैटल ऑफ गुजरात। गुजरात का युद्ध, बैटल ऑफ गुजरात। तो गुजरात का युद्ध कब हुआ था? 1178 में। तो ये जो गुजरात का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ गुजरात, गुजरात का युद्ध, बैटल ऑफ गुजरात कब हुआ? 1178 में। किसके किसके बीच? अब इसमें लिखिए, मोहम्मद गोरी को भीम द्वितीय ने पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाय भीम सेकंड। मोहम्मद गोरी को किसने हरा दिया? भीम द्वितीय ने पराजित कर दिया। तो ये जो मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, और इसकी जो सबसे प्रसिद्ध हार है, गोरी की सबसे प्रसिद्ध हार कौन सी है? 1191। कौन सा युद्ध? तराइन प्रथम युद्ध। तराइन प्रथम युद्ध। तो तराइन प्रथम का युद्ध कब हुआ था? लिख लीजिए 1191, 1191। तो 1191 तराइन प्रथम युद्ध, 1191 तराइन फर्स्ट बैटल। तो 1191 का तराइन प्रथम युद्ध हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान प्रथम। मोहम्मद गोरी और लिख लीजिए पृथ्वीराज चौहान। अब ये जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थे तराइन के युद्ध में, तो पृथ्वीराज चौहान कौन से नंबर के थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तराइन का जो युद्ध हुआ किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से नंबर के पृथ्वीराज थे? तो ध्यान रखेंगे, तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज कौन से नंबर के थे? थर्ड थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इस युद्ध में आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित कर दिया? मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। पराजित करके उसको यहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन आपको बताया था कि जैसे इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के ऊपर जीत हार का कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन हमारे राजाओं के ऊपर खूब पड़ता था। वो हारने के बाद अगले युद्ध की तैयारी में लग गया, ये हार जीतने के बाद इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, पड़ोसी राजाओं से लड़ने भिड़ने में समय बिता दिए, प्यार मोहब्बत शादी विवाह सब में लग गए बेचारे। अब ये शादी ब्याह पड़ोसी राजाओं से लड़ने में लगे, और तब तक अगले ही साल गोरी पलट के फिर से आ गया, और अगले ही साल 1192 कौन सी लड़ाई हो जाती? तराइन द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध लिख लीजिए 1192 तराइन सेकंड बैटल। तराइन सेकंड बैटल किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच। पार्टियां दोनों सेम थी, यानी तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच लड़ाई हुई। और इस युद्ध में
पार्टियां सेम थी, नतीजा बदल गया। पहले लड़ाई में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान। और दूसरी लड़ाई में कौन जीत गया? गोरी जीत गया, इसलिए गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और जो पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, चौहान वंश के राजा थे, अजमेर के शाकुंभरी के चौहान कहे जाते थे ये लोग। तो ये जो पृथ्वीराज तृतीय थे, इनके भी एक दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद बरदाई। लिख सकते हैं नाम, चंद बरदाई। तो चंद बरदाई किसके राज कवि माने जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान के। और चंद बरदाई ने एक बड़ी फेमस किताब लिखी थी, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना थी? चंद बरदाई की रचना थी। तो इसमें पृथ्वीराज के बारे में पूरा उसने बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन लिखा है। तो हमारे जो पुराने जमाने के राजपूत राजा हारा करते थे, उनमें पृथ्वीराज चौहान जैसे शासक जो लोग हारे, तो इनमें इन चंद बरदाइयों का बड़ा योगदान होता था। ये सब चारण भाट टाइप के हुआ करते थे। तो ये सब अपने राजाओं की बहुत गंदे तरीके से तारीफ करते थे, इतना चढ़ा देते थे कि जैसे आप हाई स्कूल इंटर पढ़ोगे, हिंदी में वीर रस की कविताएं आती है ना, कि वो नहीं, छत्रसाल प्रशस्ति वो कदम पटकाओ, धरती डोली और गर्जना किया, हिमालय हिली और ये दृढ़ चौकड़ी, भर भर कर चेतक बन गया निराला का, राणा प्रताप के घोड़े का पर गया हवा से पाला था। वो बताते ना कि वो घोड़ा 50-50 फीट कूदता था और ऐसा था तो वैसा था, कि राजा ने कदम पटके और धरती डोली। अरे कदम पटकने से धरती नहीं डोलती भाई। लेकिन ये सब ऐसा गा गा के अपने राजाओं को चढ़ा देते थे कि राजाओं को सही में लगता था हम कदम पटकेंगे और धरती डोलेगी, घोड़ा हमारा 50 फीट कूदेगा। 50 फीट थोड़े कूदेगा, आराम से हार जाते थे। तो हमारे राजाओं के हारने में इन सबों का बहुत गंदे तरीके से योगदान होता था, बहुत खराब ये सब चढ़ाते थे। जैसे एक अक्सर आप सुनते हो ना, कहीं कहीं वो मैसेज आता है ना, वो खबरें फैलती हैं कि महाराणा प्रताप थे, उनका 150 किलो का भाला था, तो 350 किलो का कवच था, तो 180 किलो की ढाल थी, खुद 8.5 फीट के थे। जब इतना वजन किसी घोड़े पर रखने, घोड़ा दब के मर न जाएगा? अरे इंसान थे, राक्षस उसको सब बना, उनको सब बना देते हैं। बाकायदा राजस्थान के म्यूजियम ने लिखा है कि भैया इनको इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, सब उल्टी उल्टी खबरें मत लिखिए कि 150 किलो का भाला और 250 किलो का ढाल और 300 किलो के खुद थे। ऐसा नहीं था, नॉर्मल इंसान थे, योद्धा थे, अच्छे योद्धा थे, लेकिन इतना भी चढ़ाने की जरूरत नहीं। तो सब चढ़ाते कौन थे? यही सब उल्टा सीधा लिख देते थे, तो इससे राजा चढ़ जाते थे, हार जाते थे। खैर, तो ये जो गोरी था, गोरी बहुत होशियार टाइप से था। उसको देख रहा था कि लंबे समय से इसके पूर्वज मध्य एशिया की तरफ से, तुर्की की तरफ से आ रहे थे भारत, हमला कर रहे थे, लूटपाट करते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। तो जब ये देखता है कि बार बार ये लोग आते हैं और लूटपाट करते हैं, लूटपाट करके चले जाते हैं, जैसे आते थे ये लोग हमला करते थे, हमला करके फिर लूटपाट करके चले जाते थे, आए हमला किए लूटपाट करके चले गए, आए हमला किए लूटपाट करके, कोई ना कोई राज्य पे हमला करते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। तो पहली बात तो ये लोग बार बार आते क्यों थे? आते इसलिए थे कि जहाँ से ये लोग आ रहे थे, मध्य एशिया वाला जो रीजन था, वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती थी, बारिश बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से घने जंगल नहीं होते थे, खेती बाड़ी ज़्यादा नहीं, बारिश कम होती थी, खेती बाड़ी ज़्यादा हो नहीं पाती थी, और लंबी लंबी घासें होती थी, उसमें तेज भागने वाले जानवर हुआ करते थे, तो उन जानवरों का शिकार बड़ा मुश्किल से हो पाता था। तो खाने पीने की बड़ी समस्या हुआ करती थी, संसाधन नहीं थे उनके पास, और उन्हें शिकार विकार करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो जिन चीज़ों के लिए अपने देश में इनको जान पर खेलना होता था, वो चीज़ें भारत में इफरात मात्रा में फैली हुई थी। हमारे यहाँ खूब अच्छी बारिश होती थी, खूब घने जंगल हुआ करते थे, खूब फल फूल, खाने पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती थी। तो वही समझिए कि इनके कमाई का जरिया होता था, वो आते थे, कमाई करते थे, कमाई करके चले जाते थे, कमाई करके चले जाते थे। तो ये देखता है कि हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, सब कुछ कहाँ है? सारे संसाधन भारत में है, और कई पीढ़ियों से लोग आ भी रहे थे। तो इसको लगता है क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि यहाँ पर, यहाँ की जो चीज़ें हैं, इसको अपने कंट्रोल में कर लिया जाए और अपने लोगों को यहाँ का शासक बना दिया जाए। वो खुद नहीं टिकना चाहता, तो अपने लोगों को यहाँ पर टिका देते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं, ताकि संसाधनों को ये लोग लगातार हमारे यहाँ क्या है, सप्लाई बना रहे हैं, ताकि बार बार ये अप डाउन वाला झंझट क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे कहीं आप जाते हैं, कमाई करते हैं, कमाई करके चले आए, फिर गए कमाई करने, कमाई करके चले आए, फिर गए कमाई करके चले आए, फिर आपको लगता है कि अल्टीमेटली हमें जाना वही है, तो फिर वापस क्यों आए, क्यों ना वहीं पर टिक जाए। हालांकि गोरे खुद नहीं अपने लोगों को टिकाना चाहता था, और उसके इसी टिकाने के फैसले के साथ स्थापित हो जाता है दिल्ली सल्तनत। यानी इसी के साथ किसकी स्थापना हो गई? लिख लीजिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। दिल्ली
सल्तनत। तो ये जो दिल्ली सल्तनत थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना गोरी की इसी फैसले के साथ होती है। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ पहले दिल्ली के बारे में थोड़ा सा आपको इतिहास बता दें कि जो दिल्ली थी, दिल्ली कहाँ से शुरू होती है, दिल्ली किसने बसाई। तो ध्यान रखेंगे जो दिल्ली बसाई गई थी उस समय बताया था कि राजपूत काल में कई सारे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, तो वहां पर एक तोमर राजपूतों का वंश हुआ करता था। तो किसने दिल्ली की स्थापना की, तोमरों ने। लिख लीजिए, दिल्ली के संस्थापक, फाउंडर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के संस्थापक कौन हुआ करते थे, तोमर राजपूत। दिल हाँ, तोमर राजपूत थे ये, तोमर राजपूतों ने की थी। और पर्टिकुलर नाम अगर आपको जानना हो तो नाम उसका था अनंग पाल तोमर। नाम क्या था उसका, अनंग पाल तोमर। यानी दिल्ली के संस्थापक कौन था, अनंग पाल तोमर। खाली तोमर से भी आप काम चला सकते। तोमरों ने दिल्ली की स्थापना की, फिर तोमरों से इसको छीन लिया किसने, चौहानों ने। तोमरों से किसके पास चली गई, चौहानों के पास। और फिर चौहानों से छीन लिया किसने, तुर्कों ने। यानी पहले तोमर, फिर चौहान, फिर तुर्क। यही पूरा एक सीधा सीधा क्रम बनता है किसका, दिल्ली की स्थापना का। तो दिल्ली की स्थापना किसने की, तोमरों ने सबसे पहले की। फिर तोमरों से छीना किसने, चौहानों ने। और चौहानों से गई तुर्कों के पास। और यही तुर्कों ने जो दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की, उसी को नाम क्या दिया गया, दिल्ली सल्तनत। अब ये जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत बनी, तो इस दिल्ली सल्तनत में अलग अलग राजवंश रहे। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला राजवंश आया उसको कहा गया गुलाम वंश। क्या कहा गया, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन सा बना, गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश। अब ये जो गुलाम वंश आया, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग कहते हैं गुलाम वंश, कुछ जगह इसको एलवारी वंश भी कहा गया, वो अलग अलग नाम है। ठीक, तो इसका नाम जो गुलाम दिया गया, तो गुलाम का मतलब क्या होता है। जनरली गुलाम शब्द हम लोग सुनते हैं तो गुलाम से मतलब ही निकल के क्या आता है कि जैसे दिमाग में आता है ना, घरेलू नौकर टाइप कर चाकर टाइप के कुछ होंगे तो वही गुलाम होंगे, फटे पुराने कपड़े की, कुछ सड़ा गला कुछ खाना खा रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश अलग, गुलाम जो शब्द था उस समय अलग टर्म में इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने में क्या होता था कि पहले जैसे जानवरों का बाजार लगता है, तो उस समय सेंट्रल एशिया में इंसानों का बाजार लगता था। तो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते थे वो बाजार जाते थे और बाजार से अच्छे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लड़कों को खरीदते थे। देखते थे कि अच्छा सुडौल शरीर है, अच्छा तगड़ा तंदुरुस्त लड़का होगा, उसको खरीदते थे। और उनका बिल्कुल रिटर्न में एग्रीमेंट होता था, उसका जो मालिक होता था बेचता था कि इसका ये हुलिया है, ये नाम है, इस वंश का है, तो वो पैसा दे के खरीद के ले आते थे। फिर उनको अच्छे घर में रखते थे, उसको अच्छा खाना खिलाते थे, अच्छे कपड़े पहनाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, लिखाते थे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे, घुड़सवारी तलवारबाजी, और खूब शिक्षा दीक्षा दे के बिल्कुल हाईली एजुकेटेड, बिल्कुल बढ़िया योद्धा तैयार कराते थे, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव क्लास का जैसे। और जो जितना बड़ा सरदार होता था उसके पास उतने ढेर सारे गुलाम होते थे, और उनको बड़े बड़े अभियानों पर और बड़े बड़े काम में भेजा जाता था। लेकिन वो थे यानी अच्छे पैसे वाले, पढ़े लिखे योग्य योद्धा टाइप के होते थे, तेज तर्रार, घुड़सवारी में, तलवारबाजी में, हर चीज में निपुण होते थे। बस एग्रीमेंट में वो क्या होते थे, अपने मालिक के गुलाम कहे जाते थे, इसलिए उनकी बात उनको माननी पड़ती थी। ठीक है, तो खाली कागज के गुलाम होते थे, बाकी वो सारे योद्धाओं के तरीके से उनका जीवन होता था। और इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी, बहुत महंगे बिकते थे। अभी आपको बताएंगे कि जब इल्तुतमिश बाजार में बेचा जा रहा था तो बड़ा सुंदर लड़का था, हैंडसम था। तो गोरी बाजार में खरीदने के लिए पहुंचा, तो उसने इल्तुतमिश को देखा, तो इल्तुतमिश को देख के बड़ा खुश हो गया था और वो इल्तुतमिश को खरीदने लगा। लेकिन इल्तुतमिश की कीमत इतनी ज्यादा थी कि गोरी खरीद नहीं पाया, इतना महंगा था। सोचिए, खरीद तो नहीं पाया, पैसा तो था नहीं उसके पास इतना। सोचिए इतना पैसा, गोली गोरी फिर भी ठीक ठाक क्या था, सुल्तान था, तो पैसा तो होगा ही होगा उसके पास, लेकिन इतना भी पैसा नहीं था कि वो इल्तुतमिश को खरीद पाए। खरीद तो नहीं पाया, कुछ पैसा एडवांस में दे के आया कि बेटा अभी तो नहीं खरीद पा रहे, जब पैसा होगा, लेकिन चाहिए हमें को, इसको बेचना नहीं है। तो उसके मालिक को कह दिया था कि इसको बेचना नहीं। फिर गोरी आया तो फिर
जब भारत विजय इन सबों की हो गई तो गोरी ने फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा कि जाओ, हमने मार्केट में बढ़िया गुलाम देखा था इल्तुतमिश नाम का, उसको खरीद के लेके आओ। पैसा दिया, तब इल्तुतमिश को ये ऐबक खरीद के लेके आता है। यानी समझाने का मतलब इतने कीमती होते थे कि उनका जो गुलाम होते थे वो बड़े महंगे बिकते थे कि ठीक ठाक सुल्तान भी कभी कभी नहीं खरीद पाते थे। ठीक, अब इस गुलाम वंश में जो सबसे पहला सुल्तान बना, तो सबसे पहला सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। लिख सकते हैं इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका शासनकाल आप लिख सकते हैं 1206 से 1210 तक, 1206 to 1210। तो 1206 से 1210 तक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहे थे कि वो एग्रीमेंट में खरीद के लाए जाते थे। अब दिल्ली सल्तनत में आपको बताया था 1192 में जब कौन सी लड़ाई होती है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद से ही भारत का शासन ऐबक ने गोरी को सौंप दिया था कि अब तुम संभालो। हालांकि वो लाहौर से शासन कर रहा था, लेकिन पूरा जो भारत में तुर्की साम्राज्य था उसका मुखिया कौन बन चुका था? ऐबक बन चुका था। कब से? 1192 से। लेकिन कागज पर फॉर्मेलिटी में वो गुलाम था किसका? गोरी का, इसलिए उसका शासनकाल नहीं माना गया। 1206 में गोरी ने उसको अब गुलामी से आज़ादी दे दी कि तुम गुलाम नहीं, तुम आज़ाद सुल्तान के तरीके से व्यवहार कर सकते हो। उसको अपनी गुलामी से क्या दे दिया गया? आज़ादी दे दिया गया। और 1206 में ही गोरी की मौत हो गई। तब जाके वो अपनी गुलामी से आज़ाद हुआ। इसका शासनकाल कब से लिखा गया? 1206। हालांकि शासन इसका कब से शुरू हो गया था? 92 से ही ये सत्ता चला रहा था, लेकिन 92 से लेके 1206 तक ये क्या था? गुलाम था। ऑन पेपर वो किसका गुलाम था? गोरी का। तो इसलिए इसको सुल्तान नहीं माना गया। इसीलिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी कब से मानी जाती है? 1206 से ही मानी जाती है। हालांकि कब्जा कब हो चुका था? 1192। उस एग्रीमेंट की वैल्यू होती थी कि भले ही शासन संभाल, लेकिन कागज पर आप गुलाम हैं तो गुलाम ही रहेंगे। उस एग्रीमेंट का इतना महत्व होता था। ठीक है, उसको दासता थी तो वो दास है तो दास रहेगा। क्लियर? चलिए, तो ऐबक, तो इसीलिए शासन दिल्ली सल्तनत भी कब से माना गया? 1206। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके समय की कुछ उपलब्धियां रही हैं, अचीवमेंट्स रही हैं, उनको लिख सकते हैं। इसके समय के कुछ फैक्ट्स हैं खासकर, कि जैसे इसने कुछ उपाधियां धारण की। इसकी टाइटल्स लिख लीजिए, उपाधियां किसकी? ऐबक की। कई सारी इसकी टाइटल्स थी, 3 हम लोग प्रमुख रूप से देखते हैं। एक इसकी उपाधि लिख लीजिए कि जैसे गोरी ने कहा था कि तुम अब आज़ाद सुल्तान के तरीके से व्यवहार कर सकते हो, लेकिन उसने कहा कि भाई आपके रहते हुए आपके आगे हम क्या सुल्तान बनेंगे, हम सिपह सालार ही काफ़ी। तो इसने टाइटल ली किसकी? सिपह सालार की। सिपह सालार। तो सिपह सालार की उपाधि किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। सिपह सालार इसने खुद को कहा, खुद को ये सुल्तान नहीं मान रहा था। ठीक। दूसरा कि ये कुरान का बड़ा भारी जानकार माना जाता है कि इसको कुरान की सारी आयतें जुबानी याद थी। तो पूरी कुरान इसको जुबानी याद थी, इसलिए इसको नाम दिया गया कुरान ख्वा। कुरान ख्वा। तो कुरान ख्वा किसकी टाइटल थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्यों कुरान ख्वा कहा गया? क्योंकि पूरी कुरान की आयतें इसको क्या थे? जुबानी याद थे, रटा हुआ था पूरी कुरान। इसको बहुत दानवीर भी माना गया कि लाखों रुपया लोगों को दे के बख्श देता था। दानवीरता के मामले में काफी अग्रणी माना जाता है। तो लाखों रुपया लोगों को दे के बख्श देता था, इसलिए इसको कहा गया लाख बख्श। यानी एक टाइटल इसकी क्या थी? लाख बख्श। तो लाख बख्श नामक टाइटल किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। ये लोगों को लाखों लाखों रुपया दे के क्या होता था? बख्श देता था। तो सिपह सलार, कुरान ख्वा, लाख बख्श, ये सब किसकी उपाधियां थी? ऐबक की थी। इसी के समय कुछ बिल्डिंग्स भी बनाई गई, कुछ इमारतें भी बनाई गई। इसके समय की कुछ इमारतें लिख लीजिए, ऐबक के टाइम की कुछ इमारतें यानी बिल्डिंग्स। तो ऐबक के समय की जो इमारतें थी, एक एक करके उनके भी नाम लिख सकते हैं। 2-3 इमारतें इसके समय बनी थी। इसी ने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी,
कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम। तो कुव्वतुल इस्लाम क्या है? मस्जिद है। ये क्या है? एक मॉस्क है, मस्जिद। कहां पर बनवाई गई है? दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में। ठीक। तो ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई गई है, ये ध्यान रखेंगे दिल्ली की पहली मस्जिद मानी जाती है। लिख सकते हैं फर्स्ट मॉस्क ऑफ दिल्ली, दिल्ली की प्रथम मस्जिद। तो दिल्ली की प्रथम मस्जिद किसको माना जाता है? कुव्वतुल इस्लाम, फर्स्ट मॉस्क ऑफ दिल्ली, दिल्ली की पहली मस्जिद। यानी पहली मस्जिद जिसमें दिल्ली में नमाज वगैरह इन सबों ने पढ़ना शुरू किया था, वो कौन सी थी? कुव्वतुल इस्लाम। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली की पहली मस्जिद, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद यही बनी थी। इसी के समय एक इसके सिपाहियों ने अजमेर में एक जैन विद्यालय था, तो उसी में छोटा सा एक मंदिर था, तो उसी को तोड़ ताड़ के 2-2.5 दिन के अंदर मंदिर का रूप दे दिया गया था। तो इसीलिए 2.5 दिन के अंदर उसको बनाया गया था, इसलिए उसको नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। लिख सकते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक बेसिकली मस्जिद। देख लीजिए 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। कहां पर है? अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर है? अजमेर में है। ठीक। पहले ये क्या था? पहले ये एक जैन विद्यालय था, उसी में एक छोटा सा मंदिर था, तो उसी में बनाया गया था। ठीक है, पहले एक जैन विद्यालय था। पहले क्या था? जैन विद्यालय था। तो स्कूल में एक छोटा था मंदिर था, तो उसी को तोड़ के 2.5 दिन के अंदर बनाया गया था, तो इसीलिए क्या नाम दिया गया इसको? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसके समय बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। इसी के समय इसने एक इसके प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे बख्तियार काकी, तो उन्हीं की याद में उसने नींव डलवाई, कुतुब मीनार की नींव डलवाई। कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव डलवाई, और कुतुब मीनार की नींव डलवाई कहां पर इसने? दिल्ली में। तो दिल्ली में जो इसने कुतुब मीनार की नींव डलवाई, तो उसमें, और ध्यान रखिएगा कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था? ये थे इन द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये जो कुतुब मीनार बनवाया गया था, किसकी याद में बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन थे? ये एक बहुत फेमस सूफी संत थे। मतलब ये कौन थे? सूफी संत थे, जिसको ये बहुत मानता था। तो उन्हीं की याद में इसने बनवाया था क्या? कुतुब मीनार। तो ध्यान रखिएगा नाम है कुतुब मीनार, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार किसके नाम पर बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे। तो उसने नींव डलवा दी थी, हालांकि नींव उसने डलवा दी थी, पूरा नहीं करा पाया था, पूरा नहीं हो पाया था। पूरा होने से पहले ही, ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लाहौर से ही शासन कर रहा था। तो पूरा होने से पहले ही, एक जैसे आज पोलो खेलते हैं ना, तो उस टाइम पर पोलो टाइप का एक गेम हुआ करता था जिसको चौगान कहते हैं। तो चौगान खेल रहा था, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरा, और घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई। लिख लीजिए 1210 में, 1210, 1210 चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय, चौगान, चौगान जैसे पोलो खेलते हैं, उस टाइम पर पोलो टाइप का गेम हुआ करता था जिसको क्या कहते थे? चौगान। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो पूछा जाता है कौन था सुल्तान जो घोड़े से गिर के मरा था? तो घोड़े से गिर के कौन मरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था। और ये जो ऐबक था, केवल ऐबक नहीं,
भारत के जितने भी शासक थे, राजा महाराजा नवाब नरेश सुल्तान, सब ऐसे ही मरते थे। कोई घोड़े से गिर के मरा, कोई बिस्तर से गिर के मरा, कोई सीढ़ी से मर के मरा, कोई भागते हुए मरा, कोई भगाते हुए मरा, किसी के बेटे ने मारा, किसी के भाई ने मारा, किसी के भतीजे ने मारा। युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ते हुए मारा जाना ये हमारे राजाओं का शौक था ही नहीं। सब ऐसे गिरते पड़ते भागते भगाते मरते थे। खाली आप भारत के राजाओं के मरने के ऊपर रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे ज्यादातर राजा पेचिश से मरते थे, खा लेते थे, हजम होता नहीं था, मर जाते थे खाके से। युद्ध के मैदान में एक को छोड़ दिया जाए तो 99% ऐसे ही मरे हैं। राजा नवाब नरेश सुल्तान सब ऐसे मरते थे, गिरते पड़ते सब। ठीक, लड़ते हुए मरने का शौक नहीं था। हमारे राजा खा के मरते थे, लड़के सब नहीं मरते थे। ठीक, तो ये कैसे मरा था? घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई। ठीक, जब ये मरा तो फिर सल्तनत में थोड़ी सी हलचल हुई, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या रही हमारे इतिहास में कि जो सक्सेशन होता है, उत्तराधिकार का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छा नहीं रहा। प्राचीन भारत में भी, मध्यकाल में भी यही समस्या रही कि जब राजा मरेगा तो उसके बाद कौन उत्तराधिकारी होगा। प्राचीन भारत में चलता था ज्येष्ठ पुत्राधिकार कि बड़ा बेटा राजा बनेगा, लेकिन वो भी हमेशा फॉलो नहीं होता था। जैसे जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उसका बड़ा बेटा था सुशीम, अशोक उससे छोटा था, लेकिन राजा बना अशोक। तो ज्येष्ठ पुत्राधिकार भी चल नहीं पाता था। ज्यादातर समय ध्यान रखेंगे शासक वही बनता था जिसकी भुजाओं में बल होता था, बाहुबली टाइप से तलवार के बल पर सत्ता हासिल की जाती थी। दिल्ली सल्तनत में भी यही रहा कि वो लास्ट समय तक वो चलता रहा कि ज्यादातर समय सत्ता उसके हाथ में रही जिसके हाथ में तलवार थी। तलवार का मतलब जिसके हाथ में ताकत रही। बहुत फिक्स कोई रूल नहीं था कि इस राजा के मरने के बाद, जैसे सुल्तान मरा तो उसके बाद अगला उसका बेटा बनेगा या बड़ा बेटा बनेगा या कौन बनेगा। ये कहना, हालांकि बेटे को बनना चाहिए, खासतौर पर बड़े बेटे को बनना चाहिए, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं। कभी कभी हो भी गया, लेकिन हमेशा नहीं हुआ, ज्यादातर नहीं हुआ है कि बड़े बेटे को ही सत्ता सौंपी जाए। ये लगभग हमारे यहाँ नहीं हुआ। एक छोटा सा सुल्तान बना था, बस कुछ समय के लिए लिख सकते हैं, आराम शाह। इसके बाद अगला सुल्तान कौन बना? आराम शाह। हालांकि कुछ ही समय बाद इसकी हत्या करके आराम शाह 1210 में ही रहा, और कुछ ही समय बाद इसकी हत्या कर दी गई, और इसकी हत्या करके अगला सुल्तान कौन बन गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211, कहीं कहीं 1210 भी मिलता है, सिर्फ 1236 तक। तो आराम शाह कुछ ही महीनों के लिए था, आराम से था, फिर उसको हटा दिया गया। फिर सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश, 1211 से 1236 तक। ये वही इल्तुतमिश है जिसके बारे में आपको बताया कि जो बड़ा हैंडसम था, और इसको खरीदने के लिए कौन गया था? गोरी, लेकिन खरीद नहीं पाया, इतना ये महंगा था। जब भारत विजय पूरी होगी तो गोरी ने ऐबक को भेजा, और ऐबक ने खरीदा किसको? इल्तुतमिश को। तो जब ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था तो वो खुदे गुलाम था। तो गोरी का गुलाम था ऐबक, ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। क्या कहते हैं इसको? गुलामों का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम किसको कहा गया? इल्तुतमिश को कहा गया। ठीक है, सुंदर था, लेकिन यही था कि ये गुलामों का गुलाम कहा गया। अब इसकी क्या क्या उपलब्धियां रही, इस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे विस्तार से। अब दिल्ली सल्तनत का इतिहास थोड़ा मारकाट खून खराबे वाला ज़्यादा रहा है, क्योंकि बताया कि उत्तराधिकार का नियम कुछ सख्त था नहीं। सब सरदार थे, अपने आप में योद्धा थे, सब तुर्की थे, सब बेसिकली लुटेरे ही थे। ये सब जितने थे बहुत अच्छे आदमी थोड़े थे। ये सब के सब क्या थे? लूटपाट करने आए तो लूटे पाटते, फिर कब्जा कर लिया तो राजा बन गए, तो सुल्तान अपने आप को कहने लगे। ठीक है, बहुत कोई सिस्टम इनका भी अच्छा नहीं था, बस सेना थी, ताकत थी, जीत गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अब कैसे इसमें सुधार हुआ, कैसे इन राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत में अपने आप को जमाया, और कैसे सल्तनत की सत्ता आगे बढ़ती है, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, थैंक यू।